Hi everyone, so in this video we will see one shot revision of chapter number 6, 7 and 8 of class 7th New NCERT of Hindi मल्हार। तो ये तीनों चैप्टर हम देखने वाले हैं। साइंस का ऑलरेडी हो चुका है। इंग्लिश में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं या और किस सब्जेक्ट्स का वन शॉट बनाना है, प्लीज लेट मी नो। ओके, सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 6। इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आपको कोई भी अदर रिविजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी चैप्टर के हम भावार्थ या सारांश देखेंगे, व्याकरण पार्ट देखेंगे, व्याकरण के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और चैप्टर से भी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आ सकते हैं या बुक पे जो क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो चलिए पहले हम चैप्टर नंबर 6 गिरिधर कविराय की कुंडलियां देखेंगे। सो इसकी हम पहले भावार्थ देख लेते हैं ना, कि जो भी ये पैराग्राफ दो दिए हुए हैं इनका क्या मीनिंग है, क्या भाव है, ये सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पूरी पोयम है, इसको पार्ट्स में देखेंगे। तो पहला पार्ट है यहाँ पर, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए, चित में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग, रंग मन ही ना भावे। कह गिरिधर कविराय दुख, कछु टरत ना टारे, खटकत है जिय माही, क्यों जो बिना विचारे। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना सोचे समझे कोई काम करता है, ये देखो लिखा है जो करे सो पछताए, बिना विचारे, है ना, बिना विचारे कोई काम करता है उसे बाद में पछताना पड़ता है। पछताए मतलब पछताना। ऐसे व्यक्ति का काम बिगड़ जाता है और दुनिया उसके सामने हंसती है। उसके मन में शांति नहीं रहती, देखो चैन ना पावे, और अच्छे भोजन, सम्मान या जीवन के सुख भी उसे अच्छे नहीं लगते। बिना विचार किए गए कार्य का दुख जल्दी दूर नहीं होता और वह बात मन में हमेशा खटकती रहती है। इसीलिए कोई भी काम हमें सोच समझकर करना चाहिए। नाउ सेकेंड पैराग्राफ जो इसका था, बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधी ले। बीती मतलब जो बात खत्म हो गई है उसको बिसार देना चाहिए, भूल जाना चाहिए, और आगे जो होने वाला है उसकी सुधी मतलब उसका हमें सोचना चाहिए। जो बनी आवे सहज में, ताही में चित देई। ताही में चित देई, बात जोई बनी आवे, दुर्जन हंसे न कोई, चित में खता न पावे। कह गिरिधर कविराय यहे, करु मन प्रतीति, आगे को सुख होई, समझू बीती सो बीती। गिरिधर कविराय जी द्वारा ये कुंडलियां रची गई थी। तो इनका सेकेंड वाला जो पैराग्राफ है इसका हम व्याख्या देख लेते हैं या भावार्थ देख लेते हैं। कवि सलाह देते हैं कि बीती हुई बातों को भूलकर हमें आगे की सोचनी चाहिए। जो काम सहज रूप से हो सकता है उसी पर मन लगाना चाहिए। देखो, ताही पर चित दे, चित मतलब होता है मन, और देही मतलब लगाना। जो काम सहज रूप से आसानी से हो जाए उसमें मन लगाना चाहिए। ऐसा करने से ना कोई बुरा व्यक्ति हंसने का मौका पाएगा और ना ही मन में अपराध बोध रहेगा। कवि कहते हैं कि मन को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि भविष्य का सुख समझकर अतीत की बातों को छोड़ देना ही ठीक है। पास्ट में जो हो गया सो हो गया, उसे हमें भूल जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने सिंपल सा था चैप्टर, इसके भावार्थ देख लिया। अब चैप्टर बेस्ड अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं, फिर व्याकरण देखेंगे। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एमसीक्यूज लिए हैं। इन कुंडलियों के रचयिता कौन है? कबीर, तुलसीदास, गिरधर कविराय या रहीम? बिना सोचे समझे काम करने का परिणाम क्या होता है? सफलता, सम्मान, पछतावा या सुख? ऐसे व्यक्ति के साथ समाज क्या करता है? सम्मान करता है, सहायता करता है, उपहास करता है, प्रशंसा करता है। कैसे व्यक्ति? जो बिना सोचे कार्य करते हैं। बिना विचार किए गए कार्य से क्या नहीं मिलता? धन, चैन, भोजन या वस्त्र? तो इनमें से सही आंसर चुनने हैं। फिर नेक्स्ट है, कवि के अनुसार कौन सी बात मन में खटकती रहती है? सफलता, सम्मान, बिना विचारे किया काम या सुख? दूसरी कुंडलियां जो हमने पढ़ी थी उसका मुख्य संदेश क्या है? अतीत पर दुख करना, भविष्य की चिंता करना, बीती बातों को भूलना या दूसरों को दोष देना। फिर है, कवि किस पर मन लगाने की सलाह देते हैं? कठिन काम पर, असंभव काम पर, सहज काम पर या बीते कार्य पर? किस स्थिति में मन में खता नहीं रहती? जब गलती स्वीकार की जाए, जब आगे की सुध ली जाए, जब अतीत पर रोया जाए, अतीत मतलब पास्ट, या फिर जब दूसरों से डरे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीती सो बीती का क्या अर्थ है? अतीत भूल जाना, भविष्य देखना, वर्तमान में जीना, समय नष्ट करना, या कवि का उद्देश्य क्या है? मनोरंजन, नीति उपदेश, युद्ध वर्णन या प्राकृतिक चित्रण? नीति उपदेश मतलब मोरल वैल्यूज, ठीक है, मोरल वैल्यूज का उपदेश देना। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चंस थे, इनके आंसर यहाँ पर लिखे हैं। आप आंसर्स देखने से पहले खुद से आंसर मार्क करेंगे, है ना। फिर इस कविता के कवि कौन है? तो गिरिधर कविराय। ये सारे यहाँ पर आंसर्स लिखे हैं 10 तक के, तो आप ये देख लीजिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है, एक दो वाक्य में आपको उत्तर देना है। देखो यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस मैं ले रही हूँ उसमें सिर्फ एक आइडिया आपको दूंगी, थोड़ा सा स्टेटमेंट अगर बड़ा करके लिखना है, छोटे करके लिखना है, मार्क्स के हिसाब से आप बनाइएगा, है ना। तो ये 10 क्वेश्चंस है, एक एक करके देख लेते हैं। पहले आप ट्राई करिए खुद से लिखने का। चलिए स्टार्ट करते हैं।
बिना विचारे काम करने से व्यक्ति को क्या नुकसान होता है? इससे व्यक्ति को पछताना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति के मन की स्थिति कैसी रहती है? अशांत और दुखी रहता है व्यक्ति। कवि के अनुसार चैन क्यों नहीं मिलता? क्योंकि मन में की गई गलती बार बार खटकती रहती है। बीती बातों को याद करते रहने से क्या हानि होती है? इससे मन दुखी रहता है और आगे बढ़ने में बाधा आती है। सहज, इससे कवि का क्या अभिप्राय है? सहज का अर्थ होता है जो काम सरलता से किया जा सके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्जन कब हंसने का अवसर पाते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? दुर्जन कब हंसने का अवसर पाते हैं? जब व्यक्ति बिना सोचे समझे गलती कर देता है। फिर है, आगे की सुध लेने का क्या लाभ होता है? आगे के बारे में सोचने का क्या लाभ होता है? तो इससे भविष्य का सुख और मानसिक शांति मिलती है। कवि मन को क्या समझाने की बात करते हैं? मन को आगे की सोच रखने की बात करते हैं। भविष्य के सुख की प्राप्ति कैसे संभव है? जब हम अतीत को, पास्ट को छोड़कर वर्तमान और भविष्य पर ध्यान देते हैं। दोनों कुंडलियों में समान संदेश क्या है? सोच समझकर कार्य करना। पहला जो कुंडली हमने पहले पढ़ी उसमें ये है संदेश कि हमें सोच समझकर कार्य करना चाहिए, और दूसरी की ये संदेश है कि हमें आगे की सुध लेनी चाहिए। पास्ट को उतना ज्यादा दुख, अगर हमने कुछ गलती की तो उतना ज्यादा उस पर विचार नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, संक्षिप्त में उत्तर देना है। इसका भी 1 या 2 लाइन में आप उत्तर दे सकते हैं। पहली कुंडली का भाव स्पष्ट कीजिए, दूसरी कुंडली का संदेश अपने शब्दों में लिखिए। जग में होत हंसाए, इस पंक्ति का आशय लिखिए। बिना विचार किए गए कार्य का मानसिक प्रभाव क्या होता है वे बताइए। कवि जीवन में किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाने को कहते हैं ये बताना है। चित्त में खता न पावे से क्या तात्पर्य है? बीती बातों को छोड़ना क्यों आवश्यक है? कुंडलियों में कवि की भाषा कैसी है? इन कुंडलियों की प्रासंगिकता आज के समय में क्यों है? मतलब आज के समय में ये कुंडलियां क्यों रेलिवेंट है? आज भी हम इनको फॉलो कर सकते हैं, और इन कुंडलियों से हमें क्या सीख मिलती है? तो चलिए इनके आंसर्स देख लेते हैं। तो पहली जो कुंडली है उसका भाव क्या है? तो जो मैंने डिटेल में बताया है, समझाया था जब पहली कुंडली, अगर 4 मार्क्स 5 मार्क्स का आता है तो आप वो भी लिख सकते हैं, थोड़ा बड़ा। यहाँ पर मैंने छोटा बता दिया कि पहली कुंडली में बिना विचार किए गए काम के दुष्परिणाम को बताया गया है। दूसरी कुंडली का संदेश लिखना है, तो दूसरी कुंडली में बीती बातों को भूलकर आगे बढ़ने की शिक्षा दी गई है। जग में होत हंसाए, इस पंक्ति का मतलब है, इसका अर्थ है ऐसे व्यक्ति पर लोग हंसने लगते हैं। अब इसको बढ़ाओगे कैसे? ऐसे व्यक्ति पर लोग हंसने लगते हैं जो बिना विचार किए कार्य करते हैं। बिना विचार किए गए कार्य का मानसिक, मन पे क्या प्रभाव होता है? बिना विचार किए गए कार्य से व्यक्ति को मन की अशांति और मन में पछतावा होता है। कवि जीवन में किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाते हैं? कवि सकारात्मक मतलब पॉजिटिव, और विवेकपूर्ण मतलब बहुत धैर्य से काम करने का दृष्टिकोण अपनाने को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने जो देखा था, चित्त में खता न पावे, इसका मतलब है, चित्त मतलब मन में कोई खता मतलब अपराध हो गया है तो उसका बोध नहीं हो, मतलब गलती का बार बार एहसास ना हो। बीती बातों को छोड़ना क्यों आवश्यक है? क्योंकि जो हो चुका है उस पर हम अगर सोचते रहेंगे तो हम प्रगति नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अतीत से चिपके रहने से प्रगति नहीं होती। कुंडली में जो कवि की भाषा है वह कैसी है? भाषा सरल है, स्पष्ट है और उपदेशात्मक है, मतलब हमें कोई उपदेश देने जैसी भाषा है। इन कुंडलियों की प्रासंगिकता मतलब आज के समय में कैसे रेलिवेंट है? क्योंकि आज भी लोग बिना सोचे कार्य करते हैं या निर्णय लेते हैं। इन कुंडलियों से हमें क्या सीख मिलती है? कि हमें सोच समझकर कार्य करना चाहिए और भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। अभी अगर मान लो 3 मार्क्स का आता है तो आप लिखोगे, इन कुंडलियों से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जो भी कार्य करें सोच समझकर करना चाहिए, और अपने अतीत में किए गए कोई भी अपराध का हमें अपराध बोध नहीं होना चाहिए, हमें भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। तो लैंग्वेज आप खुद से बढ़ाकर लिखेंगे। देन नेक्स्ट है यहाँ पर, भाव स्पष्ट कीजिए। भाव आता है लिखने को, अगर कविता रहती है तो ये 10 है। इनका भी मैंने 1-1 2-2 लाइन में आंसर दिया। यू नो व्हाट यू हैव टू डू, अगर ज्यादा मार्क्स का आता है तो, है ना। चलिए देख लेते हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, इसका भाव क्या है? कि जो व्यक्ति बिना सोचे समझे काम करता है उसे बाद में पछताना पड़ता है। काम बिगाड़े आपनो, जग में होत हंसाए, वह अपना काम बिगाड़ता है और उसको लोग हंसते हैं दुनिया में। जग मतलब दुनिया। तो ऐसा व्यक्ति अपना काम बिगाड़ लेता है और लोग जो है वो हंसते हैं। खान पान सम्मान राग, रंग मन ही ना भावे, जो व्यक्ति बिना सोचे कार्य करते हैं, ये आपको सब में ऐड करना है जो पहली वाली कुंडली है उसके लिए। तो उसे जीवन के सुख में भी, जो भी सुख है, मतलब सम्मान मिल रहा है, अच्छा खाना पीना मिल रहा है, खूब मनोरंजन है, फिर भी उसे अच्छा नहीं लगता। खटकत है जिया माही कियो जो बिना विचारे किया गया काम मन में खटकता रहता है। बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधी ले, मतलब बीती बातों को भूलकर आगे की सोच रखनी चाहिए।
जो बनी आवे सहज में ताही में चित देई। जो काम सरल हो, जो हो सकता हो, उसी पर मन लगाना चाहिए। दुर्जन हंसे न कोई, चित में खता न पावे। ऐसा करने से मन में कोई अपराध बोध नहीं रहता। देखो ये वाला जो सेंटेंस है ना कि जो काम आसानी से हो जाए वही करना चाहिए, तो बहुत सारे बच्चों के मन में जो सोच रहे होंगे उनके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, जैसे मेरे भी मन में आया कि अच्छा तो फिर ऐसे काम जो हमें टफ लगते हैं क्या नहीं करने चाहिए, तो हम जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे? हम तो हमेशा आसानी चीज जो आसानी से हो पा रहा है वही कर करके खुश होते रहेंगे। देखो इसका मतलब ये है कि अभी आपके पास जितनी सुविधाएं हैं उस सुविधा में आप जो काम कर सकते हैं अभी वो आपको करना चाहिए। ये नहीं कि मेरे पास ये होगा तो मैं वो काम करूंगा या करूंगी, तो हम समय को ऐसे गवा नहीं सकते, है ना, ये कहा जा रहा है। कह गिरधर कविराय यह करूँ मन प्रतीति, मतलब कवि मन को यही सीख देने की बात कहते हैं कि उसे पास्ट का नहीं सोचना चाहिए और सोच समझकर कार्य करना चाहिए। आगे को सुख हुई समझू, मतलब भविष्य का सुख समझकर कार्य करना चाहिए। बीती सो बीती, मतलब जो बीत गया उसे छोड़ देना ही ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है सही या गलत। यहाँ 10 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है गलत है कि सही है। बिना सोचे किया गया काम हमेशा सफल होता है। ऐसे व्यक्ति जो समाज में हंसी का पात्र बनना पड़ता है। बीती बातों को भूलना अनुचित बताया गया है। अनुचित मतलब अच्छा नहीं बताया गया है। कवि सहज कार्य करने की सलाह देते हैं। दुर्जन हमेशा अवसर खोजते रहते हैं। मन में खता रहने से शांति मिलती है। भविष्य का सुख अतीत को पकड़कर मिलता है, मतलब अतीत में रहने पर मिलता है। इन कुंडलियों में नीति उपदेश है। गिरधर कविराय ने कुंडलियां शब्द का प्रयोग किया है। कुंडलियों का संदेश आज भी उपयोगी है। तो इसके आंसर्स तो आपने अभी तक लिख ही दिए होंगे, यहाँ पर मैंने आंसर्स दे दिए, मैच कर लीजिएगा। ओके, अब हम इस चैप्टर के व्याकरण वाला भाग देख लेते हैं। जो भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से आ सकते हैं व्याकरण वाले पार्ट से वो मैंने सारे ले लिए हैं। सो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो वर्ड मीनिंग इंपॉर्टेंट है वो विचारे, मतलब सोच समझकर। पाछे बाद में, पछताए पछताता है। बिगाड़े खराब कर लेता है। हंसाए हंसी का पात्र बनता है। चित यानी मन, चैन यानी शांति। मन ही न भावे मतलब अच्छा नहीं लगता। खटकत मतलब चुपता रहता है। जिय माही मतलब हृदय में। दुख यानी कष्ट। टारे मतलब दूर करता है। बीती मतलब जो हो चुका है। बिसारी दे मतलब भूल जाना। सुधी मतलब ध्यान। सहज मतलब सरल। दुर्जन यानी बुरा व्यक्ति या दुश्मन। खता मतलब अपराध बोध या गलती। प्रतीति मतलब विश्वास। देन आगे को भविष्य का। समुझी मतलब समझकर। अब बाकी के जो टॉपिक्स हैं व्याकरण के, भाषा की विशेषता क्या है, तो भाषा जो है ऐसे आता है ना कि इन कुंडलियों की भाषा की विशेषता बताओ या इन कुंडलियों की विशेषता बताओ, तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। भाषा सरल, सहज और उपदेशात्मक है। शब्द आम जनजीवन से जुड़े हुए हैं। कथन सीधे और प्रभावशाली हैं। देन नेक्स्ट है अलंकार। इसमें अलंकार क्या होता है, तो तुक। तुक मतलब अलंकार के बहुत सारे टाइप होते हैं। एक है अंत्यानुप्रास अलंकार। इसमें लास्ट वाले जो वर्ड होते हैं पछताए, हंसाए, भावे, टारे, तो इनको देखो, इन दोनों को पछताए, हंसाए, भावे, टारे बोलने में एक जैसे लगते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, जब कविता की पंक्तियों के अंत में समान ध्वनि वाले शब्द आते हैं तो उसे तुक या अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। तो ये आपको आ सकते हैं, शब्द दे देंगे, बोलेंगे कौन सा अलंकार है, बताइए। देन नेक्स्ट है काव्य की मुख्य विशेषताएं। ये हमने कविता की जो भाषा है उसकी विशेषता देखी थी। अब काव्य की मुख्य विशेषताएं क्या है, तो कुंडलियां जो है छंद का सुंदर प्रयोग किया गया है। नीति और जीवन उपदेश का भाव है। भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावी है। आज के जीवन में भी उपयोगी संदेश देती है ये कुंडलियां। ओके, नाउ अब ये जो हमने व्याकरण के कॉन्सेप्ट्स पढ़े इसमें कम ही थे, इसके बेसिस पे मैंने 20 एमसीक्यूज ले लिए हैं जो आपको आ सकते हैं एग्जाम में। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो पहला है कुंडलियां किस प्रकार का छंद है। गीत छंद है, सवैया छंद है, दोहा और रोला का मिश्रण है या चौपाई छंद है। बिना विचारे शब्द का अर्थ है सोचकर, बिना सोचे, धीरे धीरे या समझदारी से। कुंडलियां छंद की विशेषता क्या है, अंत में कवि का नाम आता है। पहली और अंतिम पंक्ति समान शब्द से जुड़ी होती है। सभी पंक्तियां समान होती हैं या केवल 4 पंक्तियां होती हैं। पछताए शब्द का सही अर्थ क्या है, प्रसन्न होना, सफल होना, पछताना या आगे बढ़ना। देन नेक्स्ट है चित्त शब्द का अर्थ क्या है, शरीर, मन, धन या घर। खटकत है जिय माही का भाव क्या है, हृदय में सुख होना, मन में चुभन होना, प्रसन्नता होना या शांति मिलना। इन कुंडलियों का कौन सा रस प्रमुख है, वीर रस, करुण रस, हास्य रस या नीति रस या शांत। बीती ताही विसारे दे, इसका अर्थ क्या है, बीती बातों पर दुख करना, बीती बातों को याद करना, बीती बातों को भूल जाना, बीती बातों को दोहराना। देन नेक्स्ट है सहज शब्द का क्या अर्थ है, कठिन, सरल, असंभव या नया।
दुर्जन का क्या अर्थ है? सज्जन, मित्र या बुरा व्यक्ति। गुरु। खता का क्या अभिप्राय है? सफलता, अपराध बोध, सुख या सम्मान। प्रतीति का क्या अर्थ है? डर, विश्वास, क्रोध या आश्चर्य। देन नेक्स्ट है, कुंडलियों में कवि क्या करने की सलाह देते हैं? जल्दबाजी से काम, दूसरों पर निर्भर रहना, सोच समझ काम करने की या बीती बातों पर रोने की। जग में होत हंसाए, इसका आशय क्या है? समाज में सम्मान मिलना, लोग सहायता करते हैं, लोग हंसी उड़ाते हैं, लोग प्रेम करते हैं। चैन शब्द का क्या अर्थ है? धन, शांति, शक्ति या आनंद। इन कुंडलियों की भाषा कैसी है? कठिन और संस्कृत निष्ठ, सरल और उपदेशात्मक, विदेशी शब्दों से भरी हुई है या केवल सुख शुद्ध संस्कृत है। देन नेक्स्ट है, आगे की सुधि लें, इसका अर्थ क्या है? अतीत पर ध्यान देना, वर्तमान को छोड़ना, भविष्य की चिंता करना, आगे की सोच रखना। कुंडलियां छंद में सामान्यतः कितनी पंक्तियां होती हैं? 4, 5, 6 या 8। फिर बीती सो बीती पंक्ति क्या सिखलाती है? देखो, मैंने कुंडलियां क्या होती है ये एग्जैक्ट व्याकरण में टॉपिक आपको रिवाइज नहीं कराया, बट मैंने इतने क्वेश्चंस ले लिए कि उसके सारे टॉपिक आपको आंसर में रिवाइज हो जाएंगे। अभी हम देख लेंगे। सो बीती पंक्ति हमें क्या सिखलाती है? अतीत से चिपके रहना, बीती बात भूल जाना, दूसरों को दोष देना या डर में जीना। इन कुंडलियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनोरंजन, प्रकृति वर्णन या फिर नीति और जीवन शिक्षा या वीरता का वर्णन। तो ये 20 क्वेश्चंस हो गए हैं, इनके आंसर्स मैंने यहाँ दिए हुए हैं। जैसे ये 18वां क्वेश्चन था कि कुंडलियां की जो छंद होती है उसमें कितनी पंक्तियां होती हैं? तो 6 पंक्तियां होती हैं। इसको आप यहाँ पर देख भी सकते हो। जो कुंडलियां थी हमारी, एक सेकेंड में आपको दिखा देती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6 पंक्तियां होती हैं। और भी इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस देखे थे। कुंडलियां जो होती हैं दोहा और रूला का मिश्रण होते हैं, और पहली और अंतिम पंक्ति जो होती है समान शब्द से जुड़ी होती है। जैसे ये बिना विचारे, है ना, जो करे, तो ये जो बिना विचारे, तो ये बिना विचारे जो शब्द है वो एक होते हैं पहली और दूसरी पंक्ति में। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से आप आंसर सारे मैच कर लीजिएगा। नाउ इसके साथ हमने अपना ये वाला चैप्टर देख लिया है, 6th वाला। अब हम 7th चैप्टर देखेंगे, वर्षा बहार। ये भी एक कविता है जिसका सारांश, व्याकरण और अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सारांश तो नहीं होगा, कविता है तो कविता का भावार्थ देखते हैं। तो ये आपकी पूरी कविता है, इसको हम थोड़े थोड़े पैसेजेस में, एक और पैराग्राफ है तो ये वाला पहले हम देख लें। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि वर्षा ऋतु सबके मन को आनंदित कर रही है, आकाश में अनोखी सुंदरता छा गई है और चारों ओर घने बादल फैल गए हैं। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, झरने भी ये बहे हैं। बिजली की चमक और बादलों की गर्जना से वातावरण जीवंत हो गया है, चारों ओर वर्षा हो रही है और पहाड़ों से झरने बहने लगे हैं। देन चलती हवा है ठंडी, हिलती हैं डालियां सब, बागों में गीत सुंदर गाती है मालिनें सब। ठंडी हवा चलने से पेड़ों की डालियां हिल रही है, बागों में मालिनें मधुर गीत गा रही हैं, जिससे वातावरण और भी मनमोहक हो गया है। तालों में जीव जलचर अति है, जलचर मतलब जल में रहने वाले जीव, अति है प्रसन्न होते, फिरते लाखों पपीहे है ग्रीष्म ताप खोते। तालाब में रहने वाले जीव अत्यंत प्रसन्न हैं, पपीहे इधर उधर उड़ते हुए गर्मी की तपन को भूल जाते हैं और राहत महसूस करते हैं। वर्षा आने पर ये सारी चीजें होती हैं। देन करते हैं नृत्य वन में, देखो ये मोर सारे, मेंढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे। वनों में मोर आनंद से नाच रहे हैं, मेंढक टर टर की ध्वनि से ऐसा प्रतीत कराते हैं जैसे वे मधुर गीत गा रहे हों। खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, सौरभ मतलब होता है सुगंध, खुशबू। बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है, आमोद मतलब खुशी। गुलाब के फूल खिलकर अपनी सुगंध फैला रहे हैं, बागों में चारों ओर आनंद और खुशी का वातावरण छा गया है। चलते हैं हंस कहीं पर, बांधे कतार सुंदर, गाते हैं गीत कैसे, लेते किसान मनहर। हंस सुंदर कतारों में चलते हैं जो प्रकृति की सुंदरता और अनुशासन दिखाते हैं। किसान खेतों में काम करते हुए खुशी के गीत गाते हैं। इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। इस प्रकार पृथ्वी पर वर्षा ऋतु की बहार अनोखी होती है। पूरे संसार की सुंदरता और जीवन वर्षा पर ही निर्भर करता है। मुकुटधर पांडे जी की ये कविता थी, वर्षा बहार। आई होप इसका मीनिंग आपको क्लियर होगा। नाउ अभ्यास प्रश्न देखते हैं। वर्ड मीनिंग वगैरह सब मैंने व्याकरण वाले पार्ट में ले लिए हैं।
तो चलिए अभ्यास प्रश्न के साथ स्टार्ट करते। तो सबसे पहले एमसीक्यू है 10। कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? ग्रीष्म, शीत, वर्षा या वसंत। आकाश में कैसी छटा छा रही है? साधारण, फीकी, अनूठी या धुंधली। वर्षा में कौन सी प्राकृतिक घटनाएं दिखाई दे रही हैं? धूप, आंधी, बिजली और बादल, कोहरा और पाला, बर्फ और हिम। वर्षा के समय हवा कैसी चलती है? गर्म, तेज, ठंडी या रुक रुक कर। देन नेक्स्ट देखते हैं, कविता में किन पक्षियों का उल्लेख है? तोता, कौवा, पपीहा या चील। देन मोर वर्षा में क्या करते हैं? उड़ते हैं, छिप जाते हैं, नृत्य करते हैं या सोते हैं। मेंढक किस प्रकार आकर्षित करते हैं? कूदकर, तैरकर, गाकर या दौड़कर। फिर गुलाब किस कारण सुंदर लगता है? रंग से, आकार से, सुगंध से या कांटों से। देन ये 8 हो गए। 2 और हैं। किसान वर्षा में क्या करते हैं? सोते हैं, खेलते हैं, गीत गाते हैं, यात्रा करते हैं। कवि के अनुसार संसार की शोभा किस पर निर्भर करती है? वसंत पर, ग्रीष्म पर, वर्षा पर या शीत पर। तो इनके आंसर्स 10 के 10 मैंने यहाँ पर दे दिए। कविता में वर्षा ऋतु की बातें हो रही हैं। मेंढक क्या करते हैं? गाकर प्रसन्न कर रहे हैं। गुलाब जो है अपनी सुगंध से खुश करते हैं। कवि के अनुसार वर्षा ऋतु जो है वो पूरे, ये जो हमने लास्ट वाला क्वेश्चन देखा था, कवि के अनुसार संसार की शोभा जो है वर्षा ऋतु पर है। तो ये सारे आप आंसर्स मैच कर लीजिएगा। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन है, 1-2 वाक्य में आपको आंसर करने हैं। ये 10 क्वेश्चन है, एक एक करके आंसर्स देखते हैं। पहला है, वर्षा बहार सबके मन को कैसे प्रभावित करती है? वर्षा बहार सबके मन को आनंद और उल्लास से भर देती है। बादलों और बिजली का दृश्य कैसा बताया गया है? आकाश में बिजली चमकती है और बादल गरजते हैं। वर्षा में पेड़ों की डालियां पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठंडी हवा चलने से पेड़ों की डालियां हिलने लगती हैं। तालाबों के जीव वर्षा में क्यों प्रसन्न होते हैं? तालाबों के जीव की जगह जलचर भी लिखा जा सकता है, क्योंकि उन्हें भरपूर पानी और अनुकूल वातावरण मिलता है, इसीलिए जलचर या तालाबों के जो जीव हैं वो वर्षा में प्रसन्न होते हैं। पपीहे वर्षा में कैसे व्यवहार करते हैं? पपीहे इधर उधर उड़ते हैं और प्रसन्न दिखाई देते हैं। देन 6th है, मोर और मेंढक वर्षा में क्या दर्शाते हैं? तो मोर और मेंढक प्रकृति के आनंद और उत्सव को दर्शाते हैं। गुलाब के खिलने से वातावरण कैसा हो जाता है? वातावरण सुगंधित और आनंदमय हो जाता है। हंसों की कतार क्या दर्शाती है? हंसों की कतार सुंदरता और अनुशासन, डिसिप्लिन दिखाती कि कैसे वो लोग एक लाइन में कतार बनाकर चल रहे हैं। किसान वर्षा में क्यों प्रसन्न होते हैं? क्योंकि वर्षा से खेती के लिए अनुकूल समय आ जाता है, जिसमें वे आसानी से खेती कर सकते हैं। इस कविता का मुख्य भाव क्या है? कविता का मुख्य भाव वर्षा ऋतु का सौंदर्य और वर्षा ऋतु के महत्व को बताना है। ठीक, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। संक्षिप्त में उत्तर लिखना है। देखो बड़ा छोटा करके लिखने आपको आना चाहिए, है ना। तो ये भी 10 क्वेश्चंस है, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। वर्षा ऋतु का प्राकृतिक सौंदर्य कविता के आधार पर आपको लिखना है। तो वर्षा में काले बादल, बिजली, ठंडी हवा और झरनों का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। वर्षा में जीव जंतुओं की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो तालाबों में जीव, पपीहे, मोर और मेंढक सभी प्रसन्न रहते हैं। कविता में वर्षा को आनंददायक क्यों बताया गया है? क्योंकि वर्षा से गर्मी दूर होती है और जीवन में ताजगी आती है। घनघोर छा रही है, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। इसका अर्थ है कि आकाश में जो बादल हैं काले घने, वे छा रहे हैं। कविता में पक्षियों की क्या भूमिका है? तो पक्षी वर्षा के आनंद को प्रकट करते हैं। अब इसको बड़ा करके कैसे लिखोगे कि बारिश की वजह से वो खुश होकर इधर उधर घूमते हैं, है ना, उन्हें राहत मिलती है, तो ऐसा बढ़ा सकते हो। देन 6th है, फूलों और बागों का वर्णन कैसे किया गया है कविता में? फूल खिलते हैं, उसकी खुशबू से बाग महकते हैं, बागों में खुशबू फैल जाती है और हर तरफ आनंद का माहौल होता है। किसान और वर्षा का संबंध क्या बताया गया है? वर्षा से खेती संभव होती है, इसलिए किसान प्रसन्न रहते हैं। वर्षा से वातावरण में क्या परिवर्तन आता है? ठंडक, ताजगी और हरियाली आ जाती है। कविता में प्रकृति का मानवीकरण कहाँ दिखाई देता है? मोर नृत्य और मेंढकों का गाना मानवीकरण का उदाहरण है। यह कविता हमें क्या संदेश देती है? वर्षा जीवन और प्रकृति के लिए आवश्यक है। देन नेक्स्ट है, भाव स्पष्ट करने हैं। ये भी 10 पॉइंट्स मैंने लिए, ये 10 क्वेश्चन है। एक एक लाइन में मैं बता रही हूँ इनके आंसर। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है। भाव ऑलरेडी मैंने अभी 2-2 लाइन 3-3 लाइन में व्याख्या कर दी है ना, तो वहां से भी आप लिख सकते हैं, बट इजी वे में याद करना हो तो ये आप लिख सकते हैं। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, तो इसका भाव क्या है? वर्षा सबके मन को आनंदित कर देती है। नम्य छटा अनूठी घनघोर छा रही है, आकाश में घने बादलों से सुंदर दृश्य बन गया है। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं। बिजली और बादलों से वातावरण जीवंत हो गया है। चलती हवा है ठंडी, हिलती है डालियां
सब, ठंडी हवा से पेड़ पौधे हिल रहे हैं। तालों में जीव जलचर अति है प्रसन्न होते, जल में रहने वाले जीव बहुत प्रसन्न होते हैं वर्षा के कारण। करते हैं नृत्य वन में, देखो ये मोर सारे, मोर खुशी से वनों में नाच रहे हैं। मेंढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे, मेंढक अपनी ध्वनि से आकर्षित कर रहे हैं। खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, मतलब गुलाब अपनी सुगंध चारों ओर फैला रहा है। चलते हैं हंस कहीं पर, बांधे कतार सुंदर, हंस सुंदर कतारों में चलते दिखाई देते हैं। सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर, संसार की सुंदरता जो है वो वर्षा ऋतु पर निर्भर है। नाउ लास्ट है इसका अभ्यास प्रश्न का, फिर व्याकरण देखेंगे। तो यहाँ पर हमें सही गलत दिए गए हैं 10, मैं यहाँ पर रीड कर रही हूँ, आप मार्क करिएगा। कविता में शीत ऋतु का वर्णन है, वर्षा में बिजली और बादल दिखाई देते हैं, वर्षा से जीव जंतुओं को कष्ट होता है, मोर वर्षा में नृत्य करते हैं, मेंढक वर्षा में शांत रहते हैं, गुलाब वर्षा में सुगंध फैलाता है, किसान वर्षा से दुखी होते हैं। कविता में प्रकृति सुंदर चित्रण किया गया प्रकृति का, वर्षा बहार से वातावरण आनंद में हो जाता है, कविता वर्षा के महत्व को बताती है। तो इनके आंसर्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं, वो आप यहाँ से मैच कर लीजिएगा। ओके, नाउ अब व्याकरण वाला पार्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले शब्दार्थ जो इंपॉर्टेंट है, वर्षा बहार वर्षा की ऋतु की सुंदरता, नभ यानी आकाश, छटा यानी सुंदर दृश्य, घनघोर यानी घने काले बादल, गरज यानी बादलों की तेज आवाज, झरने यानी पहाड़ों से बहता जल, डालियां यानी पेड़ों की शाखाएं, जलचर पानी में रहने वाले जीव, पपीहा वर्षा में बोलने वाला पक्षी, सौरभ यानी सुगंध, आमोद यानी आनंद, मनहर यानी मन को हरने वाला, निर्भर यानी आश्रय। अब अदर टॉपिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले पिछले चैप्टर में भी ये आया था रस, वहां पर मैंने अच्छे से नहीं बताया था, इसीलिए क्योंकि इस चैप्टर में भी था तो ये आपको रिवाइज हो जाएगा, तो आप वहां पर भी इसको यूज कर सकते हैं। ओके, सो रस क्या होता है, कविता को पढ़कर या सुनकर जब हम पढ़ने वाले लोग यानी पाठक जो है उनके मन में जो आनंदमय भाव उत्पन्न होता है, जो इमोशंस आते हैं, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, खुशी होती है, उन्हीं भाव को हम रस कहते हैं। बहुत सारे रस होते हैं, इस कविता में जो रस यूज हुआ है वो श्रृंगार रस है, प्रकृति आनंद का रस यूज किया गया है। प्रकृति की सुंदरता और उससे मिलने वाला आनंद पाठकों को मिल रहा है। तो जैसे पाठ से उदाहरण है, वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है। ऐसे बहुत सारे रस होते हैं, तो इसमें हमारी इस कविता में श्रृंगार रस का उपयोग किया गया है। नाउ विशेषण क्या होता है, तो जो शब्द संज्ञा क्या होता है, नाम वाले शब्द है ना, जो व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव इनके नाम बताते हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। तो जो उन शब्दों के मतलब संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे अनूठी छटा, छटा क्या है, नाउन है, हवा क्या है, नाउन, एयर। तो हवा कैसी है, हवा की विशेषता यहाँ बताया गया ठंडी हवा है, तो ठंडी क्या हो गया, विशेषण हो गया। अनूठी क्या हो गया, विशेषण हो गया। सुंदर कतार, कतार यानी लाइन, ये नाउन है। अब ये सुंदर लाइन है, तो सुंदर बताया गया इसको कि लाइन कैसी दिख रही है, सुंदर, तो सुंदर क्या है, विशेषण। गीत यानी सॉन्ग, सॉन्ग क्या है, नाउन है यानी संज्ञा है। गीत कैसे है, प्यारे, तो प्यारे इसकी विशेषता है, तो ये विशेषण हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं संज्ञा। ये पहले मुझे कराना चाहिए था विशेषण से पहले, जो अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि इन्हीं शब्दों की संज्ञा की जो विशेषता बताते हैं शब्द, उससे हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा क्या होता है, जिस शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव का बोध हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे वर्षा, नभ, हवा, डालियां, गुलाब, किसान या जगत। नाउ नेक्स्ट है हमारा अलंकार। अलंकार क्या होता है, ये भी पिछले चैप्टर में भी था, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए। अलंकार जब निर्जीव वस्तुओं या प्रकृति को, जिनके अंदर प्राण नहीं है, नेचर क्या है, इसके अंदर प्राण नहीं है, टेबल कुर्सी ये क्या है, निर्जीव है, इनके अंदर लाइफ नहीं है, फिर भी इन्हें हम जब मानव जैसा व्यवहार करते हुए दिखाते हैं, जैसे प्रकृति झूम रही है, पेड़ झूम रहे हैं, तो पेड़ कभी झूमते हैं क्या, नहीं झूमते, मनुष्य झूम सकता है, तो हम पेड़ को मानव जैसा व्यवहार करता हुआ दिखा रहे हैं, तो उसे हम मानवीकरण अलंकार कहते हैं। अलंकार जो कविता को सुंदर बनाने के लिए हम उपयोग करते हैं चीजें, उसे हम अलंकार कहते हैं। उनमें से उसके बहुत सारे टाइप होते हैं, उनमें से एक होता है मानवीकरण अलंकार। मतलब हम जब कविता में किसी चीज को मनुष्य की तुलना में कहते हैं, जैसे मोर नृत्य करते हैं, मेंढक गाकर सुगीत सुनाते हैं, मतलब मेंढक गा सकते हैं क्या, नहीं, फिर भी हम बोल रहे हैं, तो ये मानवीकरण कर रहे हैं ना। वर्षा मन को लुभा रही है, मैंने आपको बताया अलंकार के बहुत से टाइप होते हैं, तो एक होता है मानवीकरण अलंकार जो इस पोएम में यूज हुआ है। इसी पोएम में तुक, जो अभी पिछले चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था, अंत्यानुप्रास अलंकार यूज हुआ है। तुकबंदी, जो पोएम जब हम रीड करते हैं तो पंक्ति के अंत में समान ध्वनि वाले शब्द आते हैं, उसे हम तुक या अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। दो अलंकार हमने देख ले, मानवीकरण और अंत्यानुप्रास। तो इसमें जैसे रही है,
रहे हैं, बहे हैं, रहा है, छा रहा है, मिलते हुए शब्द जब बोलने में लगते हैं लास्ट में पंक्तियों के, तो उसे हम कहते हैं अंत्यानुप्रास या तुक। ठीक है। नाउ काल देखते हैं। काल यानी टेंसेस, तो हिंदी में काल, टेंसेस को हम काल कहते हैं। जो शब्द कार्य के समय का बोध कराते हो कि वो काम कब हुआ है, तो उसे हम काल कहते हैं। जैसे काल 3 होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। आगे के चैप्टर में ये है, तो वहां पर मैंने डिटेल में बताया। जैसे वर्तमान होता है प्रेजेंट टेंस, जो चीजें अभी हो रही हैं। जैसे मैं खाना खा रही हूँ, बिजली चमक रही है, गरज रहे हैं बादल, या फिर उड़ा रहे हैं, तो ये अभी हो रहा है। अगर हम बोले बिजली चमक रही थी, तो वो पास्ट हो जाएगा, है ना, भूतकाल हो जाएगा। या बिजली चमकेगी, तो फिर वो फ्यूचर हो जाएगा, यानी भविष्य काल हो जाएगा। ओके। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। कविता की भाषा शैली, जो विशेषता बतानी होती है, तो भाषा सरल है और चित्रात्मक है। जब हम कविता को पढ़ रहे हैं तो हमारे सामने चित्र उभर कर आ रहा है। मोर नृत्य कर रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि मोर ऐसे नाचते होंगे। प्रकृति का सजीव चित्रण किया गया है। शब्दों से दृश्य आंखों के सामने आ जाता है ना, उसी को हम चित्रात्मक भी कहते हैं। तो इसके साथ हमने व्याकरण वाले सारे पार्ट्स देख लिए। व्याकरण बेस्ड जो 20 क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं एमसीक्यू। रस किसे कहते हैं? वर्षा बहार कविता में कौन सा रस प्रमुख है? अच्छा, रस किसे कहते हैं? मैं कविता के तुक, शब्दों की संख्या, काव्य से उत्पन्न आनंदमय भाव या छंद का प्रकार। रस जो है वर्षा बहार कविता में कौन सा मेन है? वीर रस, करुण रस, प्रकृति आनंद या श्रृंगार रस, हास्य रस। नभ शब्द का अर्थ क्या है? धरती, वन, आकाश या जल। घनघोर शब्द का सही अर्थ क्या है? हल्के बादल, घने काले बादल, तेज हवा या तेज वर्षा। देन ठंडी हवा में ठंडी क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। ये मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया भी था। डालियां शब्द, ये संज्ञा किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। देखो ये टाइप्स मैंने यहाँ पर नहीं बताए, नेक्स्ट चैप्टर में है वहां बताऊंगी, बट अभी थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ। संज्ञा के टाइप होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक को बता देती हूँ। व्यक्तिवाचक, जैसे अगर मैं कहूँ लड़कियां, या इंग्लिश में समझाती हूँ गर्ल्स, तो गर्ल्स में सभी लड़कियां आ गई, है ना। लेकिन जब मैं कहूं रीना, तो रीना किसी एक लड़की का नाम है। तो जब हम किसी एक पर्टिकुलर की बात करें, अगर मैं बोलूं मदर, ठीक है, मदर बोलूं तो माँ, सभी माएं आ गई। लेकिन मैं बोलूं यशोदा, कृष्ण भगवान की मम्मी, तो वो व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति की बात हो तो हम व्यक्तिवाचक बोलते हैं। और जब हम ग्रुप्स की बात करें, गर्ल्स, अगर मैं बोलूं क्लास, तो क्लास स्कूल के सभी क्लासेस की बात हो गई। मैं बोलूं क्लास 7, तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। ठीक है। तो जब हम ग्रुप्स में बोलते हैं, जाति, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप्स की बात करते हैं तो जातिवाचक में आता है। किसी एक व्यक्ति की बात करते हैं तो व्यक्तिवाचक में आता है। ठीक है। भाववाचक, जब हम भाव बताते हैं, जैसे हंसना, दुखी होना, रोना, तो ये होते हैं भाववाचक। वैसे नेक्स्ट चैप्टर में मैंने समझाया हुआ है। तो डालिया शब्द जो है किस संज्ञा का उदाहरण है? जलचर शब्द का अर्थ क्या है? जमीन पर रहने वाला जीव, हवा में उड़ने वाला जीव, पानी में रहने वाले जीव या वन में रहने वाले जीव। फिर है वर्षा मन को लुभा रही है, इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, मानवीकरण या अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर। ठीक है। देन नेक्स्ट इज मोर नृत्य करते हैं, किस अलंकार का उदाहरण है? तुक, मानवीकरण, अनुप्रास या उपमा। रही है, छा रही है में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, तुक या अंत्यानुप्रास, मानवीकरण। चमक रही है, क्रिया। रही है तो किस काल को दिखाती है? भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल या आज्ञार्थक। सौरभ शब्द का क्या अर्थ है? रंग, आकार, सुगंध या मिठास। देन नेक्स्ट देख लेते हैं। आमोद का क्या अर्थ है? दुख, भय, आनंद या क्रोध। देन सुंदर कतार में सुंदर क्या है? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम या क्रिया। पपीहा क्या है? पशु है, वृक्ष है, पक्षी है या कीट है। देन कविता की भाषा शैली कैसी है? कठिन और संस्कृतनिष्ठ है, सरल और चित्रात्मक है, हास्यपूर्ण है या व्यंग्यात्मक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्भर शब्द का क्या अर्थ है? स्वतंत्र, आश्रित, कठोर या अस्थिर। गाते हैं गीत कैसे? पंक्ति में क्या भाव प्रकट होता है? दुख, भय, आनंद या क्रोध। देन कविता में किसान किस भाव में दिखाए गए हैं? दुखी हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं या भयभीत। देन कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है? नीति उपदेश, युद्ध वर्णन, वर्षा ऋतु का सौंदर्य दिखाना या हास्य उत्पन्न करना। तो 20 के 20 यहाँ पर मैंने आंसर दे दिए हैं। ओके। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इसके साथ हमने चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट कर लिया है। आंसर्स आप ये वाले जो है 20 मैच कर लीजिएगा। ओके। किसी को कोई डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प के साथ मैसेज कीजिएगा, तो मैं उसे कवर कर लूँ, वहीं पर आपके डाउट को सॉल्व कर दूंगी। तो चैप्टर 7 कंप्लीट हो गया। नाउ लास्ट चैप्टर नंबर 8। इसके अलावा भी कोई चैप्टर आ रहा है क्या? बता दीजिएगा।
बिरजू महाराज से साक्षात्कार। इस पाठ का हम सारांश देखेंगे, व्याकरण और अभ्यास प्रश्न। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं सारांश के साथ। चैप्टर की समरी देख लेते हैं। तो यह पाठ भारत के प्रसिद्ध कथक नर्तक डांसर जो है बिरजू महाराज के जीवन, संघर्ष और कला साधना और विचारों पर आधारित एक साक्षात्कार यानी इंटरव्यू है। इसमें उनके बचपन से लेकर कला जीवन तक की यात्रा को सरल और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। बिरजू महाराज बताते हैं कि बचपन में उनका परिवार संपन्न था, लेकिन पिता के देहांत के बाद आर्थिक यानी पैसों की बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई बार घर में भोजन तक की कमी हो जाती थी, पर उनकी मां ने हमेशा अभ्यास और साधना को प्राथमिकता देने की प्रेरणा दी। माँ का यह मार्गदर्शन उनके जीवन का सबसे बड़ा सहारा बना। देन नेक्स्ट हमने पढ़ा था कथक नृत्य उन्हें विरासत में मिला। उन्होंने अपने पिता, चाचा और परिवार के वातावरण से कथक सीखा। गुरु शिष्य परंपरा में गंडा बांधने की रस्म का महत्व बताया गया है, जिसे बिरजू महाराज ने शिष्य की सच्ची लगन देखकर निभाने की परंपरा में बदल दिया। साक्षात्कार में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पढ़ाई और नौकरी के साथ साथ कला साधना संभव है। यदि व्यक्ति में दृढ़ निश्चय और अनुशासन हो तो वह कला साधना कर सकता है। बिरजू महाराज स्वयं नृत्य के साथ साथ गायन, वादन, नृत्य नाटिकाओं की रचना भी करते रहे। देन नेक्स्ट हमने पढ़ा था पाठ में कथक नृत्य की उत्पत्ति, उसकी परंपरा, विभिन्न घरानों और शास्त्रीय व लोक नृत्य के अंतर को समझाया गया है। बिरजू महाराज बताते हैं कि शास्त्रीय नृत्य दर्शकों के लिए होता है, जबकि जो लोक नृत्य होता है वो सामूहिक आनंद और मनोरंजन के लिए किया जाता है। देन वे लय को जीवन का आधार मानते हैं। लय यानी जो म्यूजिक होता है उसकी बेसिक यूनिट होती है। वे कहते हैं कि लय केवल संगीत या नृत्य में नहीं बल्कि जीवन के हर कार्य में संतुलन बनाए रखती है। बच्चों को संगीत और नृत्य सिखाने की सलाह देते हुए कहते हैं कला मानसिक शांति, अनुशासन और संतुलन सिखाती है कि लाइफ को हम कैसे बैलेंस्ड वे में जी सकते हैं। यह साक्षात्कार मतलब ये इंटरव्यू हमें सिखाता है कि संघर्ष, अनुशासन, साधन और आत्मविश्वास से व्यक्ति जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त कर सकता है तथा कला जीवन को दिशा और अर्थ देती है। ओके, सो जो भी चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीजें थी इस समरी में हमने कवर कर लिया है। नाउ वी विल सी अभ्यास प्रश्न, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हर टाइप के क्वेश्चंस वो देख लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू के साथ। ठीक है, पाठ किस विधा में लिखा गया है? कहानी, निबंध, साक्षात्कार या कविता? बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से जुड़े हुए हैं? भरतनाट्यम, कथक, उड़ीसी या कुचिपुड़ी? बिरजू महाराज को कथक की शिक्षा कहाँ से मिली? विद्यालय से, मित्रों से, परिवार से या विदेश से? बचपन में बिरजू महाराज के जीवन में सबसे बड़ी कठिनाई क्या थी? बीमारी, पढ़ाई, आर्थिक समस्या या यात्रा? देन नेक्स्ट देखते हैं उनके जीवन में सबसे अधिक प्रेरणा किससे मिली? पिता से, गुरु से, माता से या मित्रों से? देन गंडा बांधना किससे संबंधित है? नृत्य प्रतियोगिता, गुरु शिष्य परंपरा, लोक नृत्य या संगीत वादन? बिरजू महाराज किससे जीवन का आधार मानते हैं? धन को, शिक्षा को, लय को या प्रसिद्धि को? शास्त्रीय नृत्य मुख्य रूप से किसके लिए होता है? कलाकार के लिए, दर्शकों के लिए, बच्चों के लिए या मनोरंजन के लिए? अभी हमने समरी में सारे क्वेश्चंस देखे थे। लोक नृत्य का उद्देश्य क्या होता है? साधना, प्रतियोगिता, सामूहिक आनंद या पुरस्कार? यह पाठ हमें क्या सिखाता है? केवल नृत्य करना, प्रसिद्ध होना, संघर्ष और साधना का महत्व, धन कमाना? तो इन सभी 10 क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर मैंने दे दिए हैं। प्लीज मैच देम, है ना? किसी में कोई डाउट हो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब हम 1-2 वाक्य वाले प्रश्न देख लेते हैं। बिरजू महाराज का बचपन कैसा था? उनके जीवन में माता की क्या भूमिका रही? कथक नृत्य उन्हें कैसे मिला? गंडा बांधना क्या दर्शाता है? क्या पढ़ाई के साथ कला साधना संभव है? बिरजू महाराज नृत्य के अलावा और क्या क्या करते थे? शास्त्रीय और लोक नृत्य में क्या अंतर बताया गया है? लय को जीवन से कैसे जोड़ा गया है? बच्चों को कला सीखने की क्या सलाह दी गई है? इस साक्षात्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सबके आंसर देख लेते हैं। उनका बचपन कैसा था? पहला क्वेश्चन, तो उनका बचपन संघर्षपूर्ण और अभावों से भरा हुआ था। अभाव मतलब बहुत कमियां थी उनके जीवन में। उनके जीवन में माता की क्या भूमिका रही? माता ने उन्हें अभ्यास, अनुशासन और धैर्य की प्रेरणा दी। कथक नृत्य उन्हें कैसे मिला? परिवार की परंपरा से मिला। फिर गंडा बांधना क्या दर्शाता है? इसमें गुरु द्वारा शिष्य को स्वीकार करने की रस्म है। क्या पढ़ाई के साथ साथ कला साधना संभव है? हाँ, अगर दृढ़ निश्चय है और अनुशासन है तो यह संभव है। देन नेक्स्ट है बिरजू महाराज नृत्य के अलावा और क्या क्या करते थे? तो वादन, गायन,
नृत्य नाटिकाओं की रचना भी करते थे। शास्त्रीय और लोक नृत्य में क्या अंतर बताया गया? तो जो शास्त्रीय नृत्य होता है वो दर्शकों के लिए होता है, लोक नृत्य जो होता है वो सामूहिक यानी ग्रुप्स में आनंद के लिए होता है। लय को जीवन से कैसे जोड़ा गया है? लय जीवन में संतुलन और अनुशासन सिखाती है। बच्चों को कला सीखने की क्या सलाह दी गई है? कला सीखने से मानसिक शांति, संतुलन मिलता है। देन इस साक्षात्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है? संघर्ष, साधना और आत्मविश्वास का महत्व बताना। ओके, नाउ नेक्स्ट है संक्षिप्त में उत्तर देने हैं। इसमें भी 10 क्वेश्चंस है, एक एक करके देखते हैं। पहला है बिरजू महाराज के संघर्षपूर्ण जीवन का वर्णन कीजिए। बचपन में, अब देखो इसको बड़ा करके कैसे लिखोगे। बिरजू महाराज बचपन में आर्थिक कठिनाइयां होने के बावजूद भी उन्होंने निरंतर साधना की। उनके पिता की मृत्यु के बाद उन्हें बहुत सारी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनकी माता ने उन्हें क्या क्या प्रेरणा दी, ऐसे लिखकर आप आंसर को बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, जो जगह जगह आप एक एक लाइन पढ़ रहे हैं उनको आप जोड़कर लिख सकते हैं। कथक नृत्य की पारिवारिक परंपरा पर प्रकाश डालिए। कथक उनकी पारिवारिक विरासत है जिसे उन्होंने आगे बढ़ाया। गुरु शिष्य परंपरा का महत्व बताइए। गुरु शिष्य परंपरा से कला का सही संस्कार मिलता है। इसमें गुरु जो है वो शिष्य को अपनाते हैं। कला साधना में अनुशासन क्यों आवश्यक है? डिसिप्लिन क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो हम कंटिन्यूअस अभ्यास नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जिसकी वजह से प्रभावशाली नहीं बन सकते। तो अनुशासन से अभ्यास जो है नियमित होता है और प्रभावी बनता है। शास्त्रीय नृत्य की 2 विशेषताएं लिखनी है। तो शास्त्रीय नृत्य जो है, क्लासिकल डांस जो है वो शास्त्रबद्ध होता है और मंचीय होता है, मतलब मंच पे परफॉर्म कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन, लोक नृत्य की 2 विशेषताएं लिखिए। लोक नृत्य सामूहिक होता है, ग्रुप में परफॉर्म किया जाता है और उत्सवों में उसे मनाया जाता है या सेलिब्रेट किया जाता है। लय का जीवन में क्या महत्व है? लय से जीवन में तालमेल और संतुलन बना रहता है। यह पाठ युवाओं के लिए प्रेरणादायक क्यों है? यह पाठ संघर्ष में डटे रहने की प्रेरणा देता है कि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें घबराना नहीं चाहिए। कला व्यक्ति के जीवन को कैसे दिशा देती है? कला जीवन को दिशा, अनुशासन और आनंद देती है। इस पाठ से आपको क्या सीख मिलती है? कि हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। निरंतर प्रयास से ही मनुष्य को, व्यक्ति को सफलता मिलती है। हमें परेशानी से घबराना नहीं चाहिए। इस वाले में आप ये भी पॉइंट जोड़ सकते हैं। आंसर को जितने मार्क्स का है उतने मार्क्स का बना सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है सही या गलत। तो स्टेटमेंट रीड कर देती हूँ, आप मार्क करेंगे। यह पाठ एक कविता है। बिरजू महाराज, ये कविता है क्या? ये पाठ बताइए क्या है इसका आंसर। आप टाइम स्टैम्प के साथ मुझे मार्क करके लिखिए कमेंट सेक्शन में। बिरजू महाराज कथक नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं। उनके जीवन में कभी आर्थिक कठिनाइयां नहीं आई। गंडा बांधना गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ा हुआ है। लोक नृत्य केवल मंच के लिए होता है। शास्त्रीय नृत्य दर्शकों के लिए किया जाता है। देखो ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं ना, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, ये आप रट लेना। मैंने 3 बार 4 बार अभी तक समझा दिया है। लय का संबंध केवल संगीत से है। बिरजू महाराज बच्चों को कला सीखने से रोकते हैं। कला जीवन में संतुलन सिखाती है। ये पाठ संघर्ष और साधना का संदेश देता है। कौन सा गलत है, कौन सा सही है, आप बताइए। देखिए, मुझे आप लोग बहुत कम कमेंट्स करते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मुझे पता तो है ऐसी वीडियोस बनानी है कि नहीं बनानी है। इतने बच्चे वीडियोस देखते हैं, कुछ 10 या 15 कमेंट्स आते हैं। प्लीज कमेंट्स करिए, लाइक करिए, ताकि पता तो चले, मोटिवेशन तो मिले वीडियो बनाने का। राइट नाउ ये आंसर से मैच कर लीजिएगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन है इसका कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। जैसे ऐसे टॉपिक दे देंगे और कहेंगे कि इनके ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है। बिरजू महाराज के बचपन के ऊपर, माता का मार्गदर्शन, कथक नृत्य के ऊपर, गुरु शिष्य परंपरा के ऊपर, गंडा बांधना, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, लय का महत्व, कला और जीवन, इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। तो ये एक एक लाइन में मैंने आंसर लिख दिया। जैसे उनके बचपन का बताना, उनका बचपन अभावों और संघर्षों से भरा था। माता का मार्गदर्शन उनके जीवन का आधार बना। कथक नृत्य ये एक शास्त्रीय नृत्य है जिसे उन्होंने ऊंचाई दी। गुरु शिष्य परंपरा से कला का संरक्षण होता है। गंडा बांधने की रस्म जो है शिष्य की दीक्षा का प्रतीक है। शास्त्रीय नृत्य जो है वो शास्त्र और मंच से जुड़ा हुआ है। लोक नृत्य सामूहिक आनंद और उत्सव का माध्यम है। लय का महत्व ये जीवन को संतुलन में रखती है। कला और जीवन ये अर्थ और दिशा देती है जीवन को। इस पाठ से शिक्षा मिल, पाठ हमें संघर्ष और साधना की सीख देता है। तो इसके साथ हमने अभ्यास प्रश्न देख लिए हैं। अब हम व्याकरण वाला जो भाग है वो कवर कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो टफ वर्ड्स हैं, कथक क्या है? एक शास्त्रीय नृत्य की शैली है। साधना, निरंतर अभ्यास, अनुशासन, नियमों का पालन, लय, ताल और संतुलन, विरासत, परंपरा में मिली धरोहर, संघर्ष, कठिनाइयों से जूझना, दीक्षा, गुरु से औपचारिक शिक्षा, और घराना क्या होता है? नृत्य या संगीत की परंपरा।
अदर टॉपिक्स देख लेते हैं। साक्षात्कार जो विधा है, कि ये पाठ किस विधा में लिखा गया है? साक्षात्कार विधा में। जब किसी व्यक्ति के विचारों, अनुभवों और जीवन से जुड़ी बातों को प्रश्न उत्तर के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे साक्षात्कार कहते हैं। जैसे इस पाठ में बिरजू महाराज से उनके जीवन, संघर्ष, कथक नृत्य, विचारों पर प्रश्न पूछे गए हैं और उनके उत्तर दिए गए हैं। तो ये साक्षात्कार विधा पर बेस्ड चैप्टर है। देन नेक्स्ट, संज्ञा, जो मैंने पिछले उसमें कहा था आपको कि मैं समझा दूंगी। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। इसके 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स यहाँ दिए गए हैं। व्यक्तिवाचक, जैसे किसी एक स्पेशल व्यक्ति का नाम, पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम, बिरजू महाराज, भारत या कथक। जैसे क्लासिकल डांस बोलूं तो उसमें और डांस आ सकते हैं, कथक बोलूं तो किसी एक डांस की बात हो रही है। जैसे डांस, नृत्य बोल रही हूं तो ये जातिवाचक है, और उसी में कथक नृत्य बोलूं तो वो व्यक्तिवाचक है। ठीक है। कला, गुरु, शिष्य, परिवार। देन भाववाचक, जिसमें भाव पता चलते हो, संघर्ष, साधना, अनुशासन, आत्मविश्वास और शांति। ये तीनों टाइप्स को यहाँ मैंने डिटेल में बता दिया है। जैसे व्यक्तिवाचक क्या होता है? जब संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम बताती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बिरजू महाराज, भारत या कथक, किसी एक विशेष व्यक्ति के नाम, स्थान का नाम बताए तब। और जातिवाचक, जब पूरे जाति या पूरे ग्रुप का नाम बताए तो उसे जातिवाचक कहते हैं। जैसे नृत्य, कला, गुरु, शिष्य, परिवार। और लास्ट है भाववाचक। तो भाववाचक, जो संज्ञा किसी भाव या गुण की अवस्था का बोध कराए, जिसे देखा या छुआ ना जा सके, मतलब फीलिंग्स, तो उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे संघर्ष, साधना, अनुशासन, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन हम देख नहीं सकते, लेकिन ये एक फीलिंग है, भाव है, तो इसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आत्मविश्वास, शांति। राइट। नाउ नेक्स्ट है विशेषण। तो संज्ञा की जो विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे नृत्य, तो नृत्य कैसा है? शास्त्रीय। जीवन, तो जीवन कैसा है? कठिन। तो ये सारे क्या है? हमारे विशेषण है। साधना, सच्ची, सच्ची साधना। फिर निश्चय, दृढ़ निश्चय, तो दृढ़, सच्ची, कठिन, शास्त्रीय, ये सब क्या है? विशेषण है। देन नेक्स्ट है सर्वनाम। संज्ञा की जगह पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं राम और श्याम बाजार गए, फिर मैं बोलूं राम और श्याम ने कचौरी खाई, फिर मैं बोलूं राम और श्याम ने किताबें खरीदी, तो बार बार राम श्याम तो हम बोलेंगे नहीं। हम क्या बोलेंगे? राम श्याम बाजार गए, उन्होंने वहां मिठाई खाई, उन्होंने वहां किताबें खरीदी। तो राम और श्याम के लिए हम जो यूज कर रहे हैं, तो उन्होंने, उनका, वे, यह, जो, ये सब क्या है? सर्वनाम है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं काल। तो ये पिछले चैप्टर में भी था। ऐसे शब्द जो हमें कार्य के होने का समय बताते हो, है ना, कार्य का समय बोध कराते हो, हम काल कहते हैं। भूतकाल, मतलब जो चीजें हो चुकी हैं, उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, मतलब पहले करना पड़ा। वर्तमान काल, जो अभी हो रहा है, वे लय को जीवन का आधार मानते हैं, मतलब अभी भी मानते हैं। भविष्य काल, कला जीवन को दिशा देगी, मतलब फ्यूचर में अगर आप कला में टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो आपके जीवन को एक डायरेक्शन देती है, दिशा देती है। देन नेक्स्ट है उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है? जो शब्दांश किसी शब्द से पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जो पहले लगे उसे उपसर्ग, और जो बाद में लगे उसे प्रत्यय। प्रत्यय भी आगे होगा। तो जैसे शासन एक शब्द है, उसमें आगे लग गया अनु, तो अनुशासन, ये एक नया शब्द बन गया। विश्वास, और इसमें आत्म लग गया तो आत्मविश्वास। ठीक। ऐसे ही नेक्स्ट है प्रत्यय। जो शब्द किसी के अंत में लगे, जैसे कला, कार बाद में लगता है तो कलाकार बनता है, तो इसमें कार क्या है? प्रत्यय है। साधना, शील, तो इसमें शील क्या है? प्रत्यय है। ठीक। देन नेक्स्ट है, ये जो हमने चैप्टर पढ़ा, इसकी भाषा शैली की विशेषताएं बतानी हो तो भाषा सरल है और सहज है। प्रश्न उत्तर की शैली में प्रस्तुत किया गया है। प्रेरणादायक और तथ्यपरक वर्णन है। ठीक। अब इस व्याकरण पे बेस्ड हम प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। 20 MCQs है। तो पहला है, साक्षात्कार किसे कहते हैं? कविता, कहानी, प्रश्न उत्तर की शैली में बातचीत या नाटक। बिरजू महाराज शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? बिरजू महाराज ये कैसी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या द्रव्यवाचक। कथक शब्द किस श्रेणी में आता है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या सर्वनाम। संघर्ष शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। देन नेक्स्ट है, गुरु शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या सर्वनाम। शास्त्रीय नृत्य में शास्त्रीय क्या है? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम या क्रिया। वे लय को जीवन का आधार मानते हैं। इस वाक्य में वे क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है या क्रिया है। लय शब्द का सही अर्थ क्या है? गति, ताल और संतुलन, नृत्य या स्वर। देन नेक्स्ट है, अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? अनु, अनुशा, शासन या शास।
देन कलाकार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कला, कार, आर या लकार। दीक्षा शब्द का अर्थ क्या है? शिक्षा, औपचारिक गुरु शिक्षा, अभ्यास या पुरस्कार। देन नेक्स्ट है शांति शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। देन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया। यह वाक्य किस काल में है? वर्तमान, भविष्य, भूतकाल या आज्ञार्थक। कला जीवन को दिशा देती है। ये किस काल में है? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल या शुद्ध काल। साधना शब्द का अर्थ क्या है? खेल, निरंतर अभ्यास, मनोरंजन या शिक्षा। आत्मविश्वास शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आत्म, विश्वास, आत्मवी या स्व। देन नेक्स्ट है परिवार शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। साक्षात्कार विद्या का उद्देश्य क्या है? कल्पना करना, मनोरंजन करना, किसी व्यक्ति के विचार और अनुभव जानना, कहानी सुनना। दृढ़ निश्चय में दृढ़ क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है या क्रिया है। यह पाठ हमें मुख्य रूप से क्या सिखाता है? नृत्य करना, प्रसिद्ध होना, संघर्ष, साधना और अनुशासन या फिर पुरस्कार पाना। तो 20 क्वेश्चन है, इनके आंसर आई होप आपने मार्क कर लिए होंगे। यहाँ मैं करेक्ट आंसर्स दे रही हूँ, प्लीज मैच देम। ओके, कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो विद दिस स्टूडेंट्स हमने ये तीनों चैप्टर देख लिए हैं। चैप्टर नंबर 6 गिरिधर कविराय की कुंडलियां, वर्षा बहार और 8th चैप्टर बिरजू महाराज से साक्षात्कार। आई होप आपको ये सही लगा होगा। प्लीज गिव मी अ लाइक एंड कमेंट एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल और बताइए किस सब्जेक्ट का बनाना है वन शॉट रिविजन so that I can make that. Okay, so we'll meet very soon. Till then, please take care of yourself, keep learning, keep revising, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.